नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक खबरदार। आज आप सीधे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से देख रहे हैं, जहां से हम आपको तमाम अपडेट्स देंगे। खासतौर से नगरोटा में जो हमला हुआ था उसे लेकर, किस तरीके से जो एनकाउंटर वहां पर हुआ था उसे लेकर किस तरह की डेवलपमेंट्स हैं आगे, यहां किस तरह की सुगबुगाहटें हैं, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबरदार के लेंस से हम तमाम खबरों को देख लेते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि नगरोटा जो एनकाउंटर हुआ उसमें मारे गए आतंकियों का 26/11 प्लान सामने आ गया है। आतंकियों ने 26/11 हमले की बरसी पर श्रीनगर में 2008 के मुंबई हमले जैसे बड़े अटैक का प्लान बनाया था। 28 नवंबर से होने वाला जिला परिषद के चुनाव से पहले घाटी के तमाम नेताओं को निशाना बनाने की योजना थी। इसके लिए पाकिस्तानी सेना ने खुद अपनी निगरानी में आतंकियों की घुसपैठ कराई थी। वो तो हमारे सुरक्षा बल मुस्तैद थे, इसलिए कोई अनहोनी नहीं हुई और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का ही एनकाउंटर हो गया। लेकिन इस नाकाम हमले की जांच से खुलासे हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने अपने ट्वीट में बाकायदा पाकिस्तान का नाम लिया। यह खबर विश्लेषण की मांग करती है। इसके बाद आपको पाकिस्तान के अंदर ले चलेंगे। वहां इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों को धुआं करने वाले, फ्रांस पर एटम बम गिराने की कस्में खाने वाले और इमरान की हुकूमत को अपने चेलों की मदद से घेर लेने वाले मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ये मौलाना रिजवी इमरान खान के लिए मुसीबत बन गया था। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि यह पूरा का पूरा कारनामा आईएसआई का है। आज मालाबार युद्ध अभ्यास की धमाकेदार तस्वीरें हमारे पास आई हैं। अरब सागर में भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभ्यास करके जो संदेश दिया है उसे तस्वीरों के जरिए ही डिकोड करेंगे। शी जिनपिंग और इमरान खान को यह तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। ये दोनों भारत को कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते नहीं देख सकते। इनके दो ही मकसद हैं, भारत की जमीन पर अवैध कब्जा करना और आतंकियों की मदद से अशांति फैलाना। इन काम की खबर भी है। कोरोना से लड़ने के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। इस फाइनल फेज में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पहली डोज दी गई है। वो पहले ऐसे मंत्री बन गए हैं जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन दी गई है। अनिल विज ने इस ट्रायल के लिए खुद वॉलंटियर बनने की पहल की थी। लेकिन सबसे पहले जिस खबर का हम विश्लेषण खबरदार में करने वाले हैं वो है नगरोटा एनकाउंटर से जुड़ी हुई, क्योंकि नगरोटा में हमारे सुरक्षा बलों ने जो एनकाउंटर किया और उस एनकाउंटर के जरिए जिन आतंकियों को मार गिराया, वो एनकाउंटर सिर्फ उन आतंकियों का एनकाउंटर नहीं था बल्कि पाकिस्तानी साजिश का एनकाउंटर भी था। इसका ब्लूप्रिंट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने तैयार किया था और आतंकवादियों ने की घुसपैठ और लॉजिस्टिक्स की ठेकेदारी संभाली थी। पाकिस्तानी सेना ने आज तक के पास इसके पुख्ता सबूत हैं, जिसके आधार पर हम नगरोटा एनकाउंटर के आतंकवादियों से पाकिस्तान की पक्की रिश्तेदारी का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको नगरोटा एनकाउंटर का महत्वपूर्ण अपडेट देते हैं। आज नगरोटा एनकाउंटर के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सभी खुफिया एजेंसियों के अफसर मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार सरकार का मानना है कि नगरोटा में मारे गए आतंकवादी 26/11 मुंबई टेरर अटैक की बरसी पर आतंकी हमले की फिराक में थे। खुफिया रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव से पहले आतंकियों को की पुलवामा जैसा हमला दोहराने की साजिश थी। आज हाई लेवल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों की तारीफ की और सीधे पाकिस्तान का नाम लेकर लगातार 2 ट्वीट किए। इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्थिति आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों के मुठभेड़ में मारे जाने और उनके साथ बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की मौजूदगी ये संकेत देती है कि वो बड़ी तबाही और विनाश की योजना बनाकर आए थे। लेकिन उनकी साजिश को एक बार फिर से विफल कर दिया गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर बहादुरी और पेशेवर तरीका प्रदर्शित किया है। उनकी सतर्कता के कारण ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक प्रयासों को खत्म करने की एक नापाक साजिश को हराया। वैसे आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने सारे आरोपों से पल्ला झाड़ा है। लेकिन नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों से पाकिस्तान के कनेक्शन कितने गहरे हैं, ये अब सामने आ चुका है। हमने खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के आधार पर नगरोटा एनकाउंटर की एक जांच रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के खिलाफ पुख्ता सबूत दर्ज है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की। लेकिन अगर
अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। जैसे धमाके भारतीय सेना ने आतंक के इस ट्रक में किए, वैसे ही धमाके पाकिस्तानी सेना के दिल में भी हो रहे होंगे। नगरोटा में भारतीय सेना की गोलियों ने सिर्फ आतंकवादियों को ही छलनी नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी सेना की छाती भी छलनी कर दी। क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी हो या पाकिस्तान की सेना, उन्हें समझाना बेकार है। पाकिस्तान ने न पहले कभी माना है न अब मानेगा, लेकिन नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों का पाकिस्तानी कनेक्शन अब खुलकर सामने आ चुका है, जिसका हम एक एक कर खुलासा कर रहे हैं। नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी डीडीसी चुनाव के दौरान कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के मकसद से बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे, लेकिन आज तक के पास खुफिया एजेंसियों की जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मौजूद है, उसमें भी ये खुलासा हुआ है। नगरोटा में मारे गए आतंकवादी मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर श्रीनगर में 26/11 दोहराना चाहते थे। मारे गए आतंकवादियों का मकसद श्रीनगर में बड़े पैमाने पर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाना था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही कश्मीर घाटी में मौजूद हिजबुल और जैश के आतंकवादियों को निर्देश दिए थे। नगरोटा में मारे गए चारों आतंकवादी कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने के लिए घुसे थे। सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान रेंजर अपने कैंप में आतंकवादियों को इकट्ठा करती है और उसके बाद लॉन्च पैड पर ला करके इन आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाती है। पाकिस्तान के मंसूबे लगातार नापाक हैं और उसकी ये कोशिश है कि भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कुछ ऐसे ही कारनामे कर सकती है, पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों जगहों पर इस वक्त सक्रिय हैं। खुलासा यह भी हुआ है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने भारत में घुसपैठ के लिए एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकवादियों की फौज बिठाई हुई है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी पर कम से कम 20 टेरर लॉन्च पैड तैयार किए हैं, जहां 300 से 350 आतंकवादी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जब एलओसी पर भारतीय सेना के एक्शन से आतंकवादियों की घुसपैठ नाकाम हो गई, तो पाकिस्तानी सेना ने दूसरा रास्ता चुना। वो रास्ता था इंटरनेशनल बॉर्डर। खुफिया रिपोर्ट में इसका भी खुलासा हुआ है। नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान के शकरगढ़ से जम्मू में घुसपैठ की थी। पाकिस्तान में बॉर्डर पर शकरगढ़ वो इलाका है जहां पाकिस्तान रेंजर्स का मुख्यालय है। चारों आतंकवादियों की घुसपैठ का ये रास्ता पाकिस्तानी रेंजर्स ने ही चुना था। यही वजह थी कि आतंकवादी भारतीय सेना की नजरों में आए बिना भारत में घुस आए, लेकिन बचकर निकल नहीं पाए। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो एलओसी के ऊपर है, बहुत मजबूत है। यही कारण है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों को घुसपैठ करने में नाकामयाब हो रहा है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशंस कर रहा है, जिसकी आड़ में उन आतंकियों को ढकेल सके, पर उसे कोई सफलता नहीं मिल रही। यही कारण है कि अब पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू के द्वारा, हीरानगर, सांबा के द्वारा इन आतंकियों को लेह भेजने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो जम्मू नगरोटा श्रीनगर हाईवे के द्वारा कश्मीर घाटी में पहुंच जाए। 11 AK-47, 24 ग्रेनेड, 3 पिस्टल, 16 मैगजीन, 2 IED सर्किट, RDX। ये जम्मू में पहला वाकया था जब आतंकवादियों के पास से हथियारों का इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया। इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादियों को हथियार पाकिस्तानी सेना ने ही मुहैया करवाए थे। इसकी गवाही तो खुद ये हथियार दे रहे हैं कि पाकिस्तान पे विश्वास नहीं कर सकते। जो रेडियो झूठिस्तान चलाता था 1965 में, उसके ऊपर क्या विश्वास करेंगे? आज आपको एक नाटक करके दिखाएगा जी हाफिज सईद पे ही हो गया, कल उसको निकाल के कहीं और बैठा देगा। तो जब तक चीजों के ऊपर पूरे तरीके से कोई पूरा एक्शन नहीं होता है, तब तक मैं तो विश्वास नहीं करता। नगरोटा एनकाउंटर की जांच अब एनआईए ने शुरू कर दी है और जांच का हर पहलू पाकिस्तानी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। पाकिस्तान अब माने या न माने, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ ले,
वो आतंकवादियों को भारत की जमीन पर भेजता रहेगा तो भारतीय सेना भी आतंकवादियों को 2 गज जमीन के अंदर भेजती रहेगी, जिसका धमाकेदार ट्रेलर पाकिस्तान ने भी देखा होगा। आने वाले दिनों में अभी खतरा टला नहीं है। ये लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर से 300 से 350 जो आतंकी मौजूद हैं लॉन्च पैड पर, उनको कश्मीर घाटी में भेजना। पर सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अलग अलग जगहों पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है, जिसके चलते ये आतंकी मारे जा रहे हैं। और इसकी एक मिसाल नगरोटा में दिखाई पड़ी। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। 365 दिन के 24 घंटे पाकिस्तान एक ही बात के बारे में सोचता है और वो है हिंदुस्तान। यहाँ जहां पर हम खड़े हैं कुपवाड़ा में, ये पीछे जो आप बत्तियां देख सकते हैं, ये दरअसल एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो हमारा सिस्टम है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल की तरह भी आप समझ सकते हैं। अब नगरोटा में जो आतंकी आए वो लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए नहीं आए, लाइन ऑफ कंट्रोल से नहीं आए, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए आए। और अगर आप इस साल के आंकड़े भी देखेंगे जो इन्फिल्ट्रेशन को लेकर रहे हैं, तो आपको ये सीधे तौर पर समझ में आ जाएगा कि क्यों आतंकी इस लाइन ऑफ कंट्रोल से आने की कोशिश नहीं करते हैं। इस साल अक्टूबर तक करीब 77 आतंकियों ने कश्मीर में घुसने की कोशिश की थी, जिनमें से 17 को मार गिराया गया, 24 को वापस भगा दिया गया। वर्ष 2019 में अक्टूबर तक करीब 200 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिनमें से 4 मारे गए थे, 62 वापस भाग गए थे। लेकिन इसे पाकिस्तानी आतंकियों के मन में भारतीय सेना का खौफ कहेंगे कि इस साल अक्टूबर में आतंकी घुसपैठ की सिर्फ और सिर्फ 4 कोशिशें हुई। सभी कोशिशें भारतीय सेना ने नाकाम कर दी। जाहिर है एलओसी से घुसपैठ करवाने में पाकिस्तानी सेना को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, इसीलिए उसने आसान रास्ता चुना। लेकिन भारतीय सेना ने नगरोटा में पाकिस्तान के आतंकियों को पकड़ लिया और उन्हें सीधे जहन्नुम का रास्ता दिखाया। नगरोटा एनकाउंटर के बाद सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने पाकिस्तान को एक बार फिर बता दिया कि एलओसी पार करने की कोशिश करने वाले आतंकी जिंदा नहीं बचेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव होने हैं और उससे पहले पाकिस्तान किसी भी तरीके से चाहता है कि कोई तो आतंकी वारदात वो कर दे कि यहां पर जो चुनाव है उन पर काला साया पड़े। लेकिन भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद रहते हैं और ये मुस्तैदी केवल भारतीय सेना तक सीमित नहीं है। चूंकि पाकिस्तान का 26/11 जैसा प्लान भी चलता है, इसीलिए नौसेना की सतर्कता भी उतनी ही है। मेरे सहयोगी मनजीत सिंह नेगी ने बातचीत की है नौसेना के वाइस एडमिरल से। इस वक्त देश दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। एक तरफ कोविड की चुनौती है तो दूसरी तरफ सरहद पर भी तनाव है। हमारे साथ बात करने के लिए नौसेना के डिप्टी चीफ एमएस पवार साहब हैं। एक बड़ा खतरा सर, आतंकवाद एक बड़ा खतरा है और 26/11 जो मुंबई पर एक बड़ा समंदर के रास्ते हमला हुआ था, उसके 12 साल पूरे होने जा रहे हैं। कितनी तैयार है इन 12 सालों को अगर देखें, और इस वक्त जो चुनौतियां हम देख रहे हैं कि जमीन से लेकर समंदर दोनों तरफ आतंकी चुनौती बढ़ रही है। आपने ठीक कहा, 12 साल का बहुत महत्व है। 12 साल में कुंभ मेला होता है, 12 साल में वनवास होकर श्री राम प्रभु वापस पधारे थे और अगले 5-6 दिनों में 12 साल बीत जाएंगे जब वो बहुत ही कवर्डली टेररिस्ट अटैक कई अन्य देशों से ऑर्केस्ट्रेट किया गया था मुंबई पर। लेकिन मैं आपको और पूरे देश को भरोसा देना चाहता हूं कि भारतीय नौसेना अपने अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ऐसी कोई भी चुनौती, आतंकवाद की चुनौती समुद्र में या समुद्र के रास्ते अगर आएगी तो हम उस पर भारी पड़ेंगे और उसे डिफीट करने में कामयाब रहेंगे। हमने देखा कि कल एक बड़ा आतंकी हमला जम्मू के रास्ते की कोशिश की गई जिसको नाकाम किया गया। हाल के दिनों में उसमें ये भी कहा गया, जो इनपुट आ रहे हैं कि 26/11 को देखते हुए किसी बड़े आतंकी हमले की तैयारी लोग कर रहे थे। तो नौसेना को कुछ दिनों में कुछ इस तरह के इनपुट समंदर के रास्ते मिले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे दुश्मन हमेशा इस तैयारी में रहते हैं कि कोई मौका उन्हें मिले कि आतंकवादी हमला करवाए। लेकिन अब हमें कोई सरप्राइज नहीं मिलने वाली है। हम चौकस है, तैयार है। हमारा यही एफर्ट रहता है कि पूरे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को अप टू डेट मेंटेन किया जाए। आप जानते होंगे कि हमारा इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन जो गुरुग्राम में स्थित है, वो हर कोई एक्टिविटी जो समुद्र में चल रही है, हर कोई शिप, सबमरीन एयरक्राफ्ट उनको ट्रैक करता है और हमें कोई सरप्राइज
नहीं मिलने वाले। इस बार अगर किसी ने कोशिश की आतंकवादी हमला करने की, हम पूरी तरह से तैयार है। और मैं दोबारा आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हर ऐसी कोशिश को नाकामयाब करेंगे जो हमारे देश के विरुद्ध समुद्री मार्ग से की जाती हो। बहुत धन्यवाद। तो नौसेना के डिप्टी चीफ का कहना है कि आतंकी जो चुनौती है वो लगातार जरूर बढ़ रही है, लेकिन नौसेना पूरी तरह से तैयार है। और इस बार खासतौर से आतंकी किसी भी समंदर के किसी भी रास्ते से कोई आतंकी गतिविधि को अंजाम देंगे तो उसे पूरी तरह से नाकाम किया जाएगा। कैमरामैन पवन के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। तो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, हमारे जो सीएपीएफ है, ये सब सतर्क हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव हैं और यहां पर उनकी सफलता बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि धारा 370 को जब पिछले साल हटाया गया उसके बाद पहली बार है कि कोई चुनाव हो रहे हैं। और इस तरह के जो चुनाव होते हैं दरअसल लोकतंत्र को मजबूती वही प्रदान करते हैं। अब इसमें एक है गुपकार अलायंस, जिसमें अभी तक की जो विरोधी पार्टियां रही हैं, जो अलग अलग सरकार बनाती रही हैं, वो सब एक साथ आ गई, यानी एनसीपी और पीडीपी भी। दूसरी तरफ बीजेपी गुपकार अलायंस पर ही सवाल उठा देती है और खासकर महबूबा मुफ्ती पर तो तमाम सवाल उठते हैं। कुछ ही दिनों पहले उनकी रिहाई भी हुई थी, लेकिन उसके बाद से जो उनके बयान रहे हैं, चाहे तिरंगे को लेकर रहे हों या फिर धारा 370 को दोबारा बहाल करवाने को लेकर रहे हों, हर चीज पर विवाद रहा है। इन सारे सवालों से हमने उनका सामना करवाया। सुनिए उन्होंने क्या क्या जवाब दिए। बिल्कुल, हमारा एजेंडा बहुत बड़ा है कि इस जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन है उसको वापस कैसे लाए। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मसले की वजह से अभी तक जो हजारों लोग यहाँ मारे गए हैं, इसको खून खराबे को बंद करके जम्मू कश्मीर के मसले का हल कैसे करें। बट एट द सेम टाइम जब इलेक्शन होगा, जब हमें लगेगा कि जो कम्युनल फोर्सेज है और उनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो इलेक्शन में आके यहाँ जम्मू कश्मीर को और तहस नहस कर सकती हैं, उस वक्त हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे एंड वी विल फाइट दोज फोर्सेस टूथ एंड नेल। हम उनका मुकाबला करेंगे। हम उनको 1 सेंटीमीटर जगह भी नहीं देंगे जम्मू कश्मीर में पांव धरने के लिए। बीजेपी ने तो ये बताया था पूरे मुल्क के लोगों को कि हम 370 खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, आतंकवाद खत्म होगा, मिलिटेंसी खत्म होगी, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। पर यहाँ तो उल्टा हो गए, यहाँ तो हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। अभी जो डीडीसी के इलेक्शन में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, खासकर जो पीपल्स अलायंस के कैंडिडेट है, उन सबको बंद रखा हुआ है। उनको बोलते हैं बाहर जाओगे कैनवासिंग के लिए तो खतरा है, आपको मार दिया जाएगा। नहीं, ये कैसे देशद्रोही है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल पोजीशन मिली थी, अपना झंडा मिला था, अपना आईन मिला था, तो जवाहरलाल नेहरू क्या देशद्रोही थे जिन्होंने हमें झंडा दिया, जिन्होंने अपना आईन हमें दे दिया? वॉज ही एन एंटी नेशनल जिन्होंने 370 जिस वक्त हमको मिला? अगर वो एंटी नेशनल थे तो फिर शायद महबूबा मुफ्ती भी एंटी नेशनल होगी, जो ये कहती है कि जिस आईन की हम कसम खाते हैं असेंबली में जाते वक्त, असेंबली के जाने के बाद, मिनिस्टर बनते वक्त, चीफ मिनिस्टर बनते वक्त, मैंने जम्मू कश्मीर के आईन की कसम खाई है कि मैं उसको डिफेंड करूंगी, मैंने हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करने की कसम खाई है। तो ये दोनों चीजें तो साथ साथ जाती हैं, हमारे मुल्क का झंडा और जम्मू कश्मीर का झंडा। नहीं, मुझे पाकिस्तान से क्या मिलना है, मुझे जो मिलना है इस मुल्क से लेना है। हमारी जो पहले भी स्पेशल पोजीशन थी 370, वो इसी मुल्क ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो हमने तो पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान अगर अटैक करता है, अगर वो मिलिटेंट भेजता है, तो यहाँ फोर्सेस उनके साथ मुकाबला करते हैं, तो उसमें महबूबा मुफ्ती कहाँ से आई? हाँ, चीन की बात कर लीजिए ना, चीन की बात क्यों नहीं करते हैं जिन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा ले लिया? उनके साथ क्यों नहीं जंग की बात करते हैं कि उनसे हम वापस लेंगे? ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं जो कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई आ रही है। वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली है और बहुत सारे मुद्दे जिनमें देखिए देश में भी जो स्वदेशी वैक्सीन है जिन्हें विकसित किया जा रहा है, जिसके ट्रायल्स हो रहे हैं, और अनिल विज वो पहले मंत्री बने हैं जिन्होंने खुद पर ट्रायल के लिए वॉलंटियर किया। लेकिन इन सारी चीजों के बीच जो वैक्सीन बन रहा है वो कब तक आखिर तैयार हो जाएगा, सबके मन में ये सवाल भी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों में जो वैक्सीन बन रहे हैं क्या वो भारत हासिल कर सकता है और कितनी संख्या में हासिल करता है, इन सारी चीजों पर अपडेट लिया है। लगभग 1 साल होने को आ रहा है जब पूरी दुनिया दो चार हुई थी इस भयंकर महामारी से, और उसके बाद से ही दुनिया भर के अलग अलग देश इंतजार कर रहे हैं। भारत का इंतजार मुमकिन है जल्द खत्म हो, और उसी लिहाज से ये बैठक। लेकिन अब हम एक बार फिर वापस जरा
इन हालात पर यहां पर आ जाते हैं और आपको दिखाते हैं, जहां पर मैं खड़ी हूं वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल की कुछ बत्तियां आपको दिखेंगी। हालांकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन यहां पर आपको लाइटों की शक्ल में साफ दिख जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल, AIOS, जो ये पूरी प्रणाली है जिससे पाकिस्तानी आतंकी खासकर थर-थर कांपते हैं। लेकिन यहां हम लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार आपको लिए चलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर और उससे चंद किलोमीटर आगे पाकिस्तान, जहां पर एक मौलाना जो लगातार धमकी दिया करते थे कि फ्रांस पर न्यूक्लियर बम तक गिरा देंगे, उनकी मौत हो गई। मौत हुई, बड़ी संदेहास्पद मौत हुई, और जो उंगलियां उठ रही हैं वो तो पाकिस्तान की ISI तक पर उठ रही हैं। और 10 आइटम बम क्यों रखा तुसी? वो आइटम बम बाहर कढो, बाहर कढो आइटम बम नो। वो मौलाना जो फ्रांस पर एटम बम गिराने की जिद पर अड़ा था, वो मौलाना जिसके चेलों ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद को धुआं धुआं कर दिया, वो मौलाना जिसकी एक हुक्म पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को घेर लिया गया, इमरान खान की नींद उड़ गई। उसी मौलाना की संदिग्ध हालत में मौत से पाकिस्तान में सियासी भूकंप आ गया है। मौलाना के संगठन तहरीके लब्बैक के प्रवक्ता ने बयान जारी कर बताया कि रिजवी को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने की तकलीफ थी, उन्हें बुखार भी था और हार्ट अटैक के बाद उनकी मौत हो गई। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह मौलाना खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर चुके हैं। तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब अब हम में नहीं रहे। इमरान खान के लिए पिछले कई दिनों से सिरदर्द बने तहरीके लब्बैक के मुखिया का चैप्टर अचानक क्लोज हो गया। आम मजदूर इस मौलाना की जहरीली बातों का रिकॉर्ड यूं बंद होने से शक गहरा गया है। शक की सुई पहले से ही बदनाम ISI की तरफ है। सवाल उठ रहे हैं कि 57 साल के इस मौलाना की मौत अपने आप हुई या फिर उसे सोच समझकर ठंडा कर दिया गया। गाजी अब्दुल्ला शीशान ने वही काम किया जो रसूलुल्लाह चाहते हैं। इकबाल का नाम था हुजूर इश्क होवे, फिर एक सिपाही की जरब भी पूरे लश्कर में काम कर घोड़ा दौड़ाने हुए, तलवार लहराने हुए। इस्लाम तलवार से नहीं फैला। मैं कहूँ ये अगर कोई तलवार नहीं चलती तो यहूद नसारा तो मुतासिर हो गया। उन्होंने तो एटम बम भी बढ़ाया, तू जो तलवारा ने वतना गलन कर। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के तेवर सीधे सीधे इमरान की मुश्किलें बढ़ा रहे थे, इसीलिए उंगलियां उन पर और पूरी व्यवस्था पर उठ रही है। इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस के राष्ट्रपति के रुख की वजह से मौलाना ने जंग छेड़ दी थी और ये जंग पाकिस्तान की सड़कों पर लड़ी जा रही थी। मौलाना ने फ्रांसीसी सामान के बहिष्कार से एक कदम आगे निकलकर इमरान पर फ्रांस के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई का दबाव बनाया था। सोमवार यानी 16 नवंबर को उसके 3000 समर्थकों ने इस्लामाबाद में घुसने की कोशिश की थी। तब मौलाना के हजारों समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस को हाईवे पर कंटेनर से बैरिकेडिंग करनी पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद मौलाना समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। पूरा इलाका आंसू गैस के गोलों से धुआं धुआं हो गया था। तमाम सख्ती के बावजूद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के समर्थक मौके से हटे नहीं थे और अंत में पुलिस को समझौता करना पड़ा था। इससे मौलाना की जिद और ताकत का पता चलता है। आप उनको भगा भी नहीं सके, आपने फिर सरेंडर किया, आपने उनके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट किया। जिन उनके लोगों ने पुलिस को मारा था, उनको गिरफ्तार किया गया था, आपने उन सबको जेल से छोड़ा और फिर वो जुलूस वापस गया। और अब आप कहते हैं कि जी आप फ्रांस के एम्बेसडर को भी पाकिस्तान से निकालेंगे। पाकिस्तान धार्मिक कट्टरपंथ में गले तक फंसा है। मौलाना ने जो आग लगाई उससे पाकिस्तान के हुक्मरानों को जनता के विद्रोह का डर सताने लगा। डर था कि मौलाना रिजवी
कहीं इमरान सरकार पर भारी न पड़ जाएं। 2018 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ईश निंदा कानून में दोषी पाई गई ईसाई महिला आसिया बीवी को बरी कर दिया था। इसके बाद मौलाना रिजवी और उसके संगठन ने इस्लामाबाद में भूचाल ला दिया था। पूरा शहर कई हफ्तों तक संपर्क से कट गया था। अब एक बार फिर वही हालात आ गए थे। इस बार मौलाना ने फ्रांस का मुद्दा पकड़ लिया था। जज्बात तो बगैर गल नहीं होती, जेड़ा मौलवी कहता जज्बाती बातें नहीं, उन्होंने कहा जलिया तेन पता ही कोई नहीं जज्बात क्या चीज होती है। जज्बात ही तो होते हैं कि जनाब मुर्दे को जिंदा करके रखते हैं। इतना तो तय है कि मौलाना के तेवर इमरान के लिए खतरनाक थे, लिहाजा कहीं ऐसा तो नहीं कि जनरल बाजवा और ISI ने संकट मोचक बनकर इमरान के बचाव का ब्लूप्रिंट तैयार किया और मौलाना रिजवी निशाना बन गए। ऐसा शक है कि रिजवी के खात्मे में ISI का हाथ है। वैसे मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की पूरी जिंदगी जहर की फसल में पानी डालते हुए गुजरी। धर्म के नाम पर वो लोगों को बरगलाता रहा, कश्मीर की शांति छीनने का ख्वाब देखता रहा, अपने चेलों को जिहाद का रास्ता दिखाता रहा और अंत में जब उसकी महत्वाकांक्षा धार्मिक कट्टरपंथ के दायरे से बाहर निकलकर पाकिस्तान में सियासी दखल की चाहत तक पहुंच गई तो उसकी सांसें रुक गईं। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान अंदर ही अंदर परेशान है तो चीन भी कम परेशान नहीं है, क्योंकि उसकी हर चाल जो है वो उल्टी पड़ जा रही है। मलबार एक्सरसाइज का पहला चरण हमने आपको दिखाया था और वहां की जो शक्तिशाली तस्वीरें थी उसे देखकर ही चीन किस तरीके से पस्त हो गया था वो भी आप सबको मालूम है। लेकिन मलबार एक्सरसाइज का जो पार्ट 2 है उसका आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो चीन में सबको परेशान कर रही होंगी, क्योंकि यहां पर जब एक तरह से संयुक्त शक्ति देखने के लिए मिलती है भारत की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की और जापान की, तो चीन का परेशान होना लाजमी हो जाता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अरब सागर और हिंद महासागर में खूब हलचल है। युद्धपोत की तोपें गरज रही हैं। समंदर पर चलते फिरते एयरबेस यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से चंद मिनट के नोटिस पर लड़ाकू विमान टेक ऑफ कर रहे हैं। भारत समेत 4 देशों की नौसेनाएं इस बात का रिहर्सल कर रही हैं कि वो युद्ध जैसे हालात में ताकत का बेजोड़ प्रदर्शन कैसे करेंगी। भारतीय नौसेना का युद्धपोत विक्रमादित्य, अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का युद्धपोत फ्रिगेट बल्लाट, जापान के डिस्ट्रॉयर युद्धपोत JS मुरासामे समेत कई डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां पूरे दमखम के साथ दुश्मन के हौसले पस्त करने के अभ्यास में जुटे हैं। सबसे खास है ऑपरेशन में लड़ाकू विमान के एक्शन का अभ्यास। समंदर को चीरते हुए INS विक्रमादित्य से MiG-29 की उड़ान देखी। सिर्फ 5 से 6 सेकंड के नोटिस पर एयरक्राफ्ट से टेक ऑफ और सिर्फ 60 सेकंड में दुश्मन को बर्बाद करने की पोजीशन में पहुंचना अद्भुत है। INS विक्रमादित्य के बिल्कुल पास अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज भी जबरदस्त एक्शन में है। डेक से F-18 की उड़ान दुश्मन को डराने वाली है। एयरक्राफ्ट के पायलट क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, यानी युद्धपोतों पर हवाई हमला हुआ तो पलक झपकते डेक से उड़ान भरने की ताकत और दुश्मन पर काल की तरह टूटने की तैयारी का रिहर्सल। MiG-29 और अमेरिकी नौसेना के F-18 लड़ाकू विमानों ने युद्धाभ्यास में साझेदारी की, हमलों को अंजाम दिया, सतह पर मौजूद टारगेट को भेद डाला। रियल एस्टेट की बात हम करते हैं और आपको बताएंगे किस तरीके से रियल एस्टेट के लिए हमेशा अफोर्डेबल हाउसिंग एक बड़ा जरिया रहा है कमाई का, लेकिन अब जो विदेशी निवेश है वो किस तरीके से इस पूरे में जुड़ रहा है वो देखिए।
देश के रियल एस्टेट सेक्टर को फेस्टिव सीजन से बड़ा सहारा मिला है। आकर्षक ऑफर्स ने घर खरीदारों के साथ ही प्रॉपर्टी निवेशकों को भी लुभाने में कामयाबी हासिल की है। अब प्रॉपर्टी की कुल खरीदारी में 25% हिस्सा निवेशकों का है। यही नहीं, अब लॉकडाउन के मुकाबले प्रॉपर्टी की ऑनलाइन खोजबीन भी 30 से 40% तक बढ़ी है। हालांकि प्रॉपर्टी की खरीदारी को आगे बढ़ाने का सारा दारोमदार अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग पर है। सरकार भी हाउसिंग फॉर ऑल का मिशन पूरा करने के लिए सस्ते घरों को बढ़ावा देने लगी है। खुद पीएम देसी और विदेशी मंचों पर भारत के अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में निवेश की क्षमताओं का लगातार जिक्र करते रहते हैं। Cities cannot prosper without availability of affordable housing. Realizing this, we launched the Housing for All program in 2015. I am happy to note that we are well on our way. We will deliver more than 1 crore or 10 million houses to aspiring families in urban areas before the targeted deadline of 2022. विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के आकार की मिसाल दी जाती है, लेकिन ये आकार भारत के अथाह बाजार के दम पर ही फल फूल रहा है। इस बाजार को अफोर्डेबल हाउसिंग तक लाने के लिए अब राज्यों को स्टैंप ड्यूटी घटाने की जरूरत है। जानकारों का भी मानना है कि इससे बिक्री बढ़ेगी और ये सेगमेंट देश के रियल एस्टेट सेक्टर को सफलता की नई मंजिल तक पहुंचा देगा। 2015 ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो अफोर्डेबल सेगमेंट रियल एस्टेट में बहुत बड़ा पुश दिया है। उसने वहां एक बड़ा सेगमेंट था जिसने अब तक खरीदारी नहीं की थी, उसने भी जमकर खरीदारी की है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट अफोर्डेबल हाउसिंग से रियल एस्टेट को मिला है। इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बहुत नीचे चल रहे हैं, 7% के आसपास का होम लोन इंटरेस्ट रेट। अगर यहाँ पर सब स्टेट्स मिलकर अगर स्टैंप ड्यूटी को रिड्यूस करते हैं तो ओवरऑल गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट होगा और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। डेवलपर्स वैसे सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम से संतुष्ट हैं और ब्याज दरों में आई कमी भी उनका उत्साह बढ़ा रही है। किसी भी शहर के विकास में अफोर्डेबल हाउसिंग का सबसे बड़ा योगदान रहता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउसिंग फॉर ऑल 2022 का मिशन रखा है, जिसमें सरकार को 1 करोड़ लोगों को निर्धारित समय से पहले घर देना है। इसी मिशन का सम्मान करते हुए हम भी भागीदारी ले रहे हैं। पूरी मार्केट में अच्छा इम्पैक्ट रहा है। और दूसरा जो MCLR के डिक्रीज हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होने से मतलब मार्केट में बूम आ चुका है फॉर बाइंग द फर्स्ट होम। सो फर्स्ट होम इज द ड्रीम फॉर एवरी कस्टमर। एक्चुअली हर आम आदमी की होती है कि मेरा अपना घर हो, वो होना एक बहुत बड़ा टास्क है, एक अचीवमेंट होती है एक्चुअली मेरे हिसाब से। यानी अगर फिलहाल ही ये स्कीम जलवा दिखा रही है तो फिर स्टाम्प ड्यूटी कम होने पर तो ये जादू चला सकती है। आदित्य के राणा, आज तक। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की जो डील है उसमें किस तरीके से अड़ंगा लगा रहा है अमेजॉन और क्यों ऐसा कर रहा है वो देखिए। देश में ई कॉमर्स कारोबार का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेजन और फ्लिपकार्ट इस कारोबार में बेताज बादशाह हैं, लेकिन रिलायंस ग्रुप इन दोनों से टकराने के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कारोबार पर भी पकड़ बनाने में लगा है। दरअसल ये लड़ाई केवल 2 कारोबारियों का मुकाबला नहीं बल्कि ये टक्कर है देश के $1 खरब के रिटेल कारोबार पर कब्जा करने की। इसके लिए ही रिलायंस रिटेल ने करीब 25,000 करोड़ में फ्यूचर ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदी। इसके सहारे रिलायंस रिटेल देश के खुदरा व्यापार में पैर जमाने के लिए तैयार है। इससे रिलायंस रिटेल की ऑनलाइन शाखा जियो मार्ट को भी बड़ा फायदा मिलना तय है। यही अमेजन की तकलीफ की वजह है, क्योंकि रिलायंस का ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन में मजबूत होना उसके लिए खतरे की घंटी है। लेकिन अमेजन के इस अड़ंगे से घबराए बगैर रिलायंस जियो मार्ट को मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में बीते हफ्ते रिलायंस ने ऑनलाइन फर्नीचर बेचने वाले प्लेटफॉर्म अर्बन लैडर में 96% हिस्सेदारी 182.12 करोड़ रुपए में खरीदी है। इससे फर्नीचर के सेगमेंट में रिलायंस की जियो मार्ट, अमेजन और फ्लिपकार्ट को बड़ी टक्कर देगी।
इसके पहले रिलायंस ने ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेट को खरीदा था। दरअसल ये लड़ाई भारत के बेहद विशाल रिटेल मार्केट पर कब्जा जमाने की है। ये शुरुआती दौर है और यहाँ पर जिसकी पकड़ बन जाएगी फिर वो हमेशा के लिए एक ऐसे कारोबार पर राज करेगा जिसमें कभी बदलाव नहीं होता। मसलन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ई व्हीकल्स आने के बाद रिफाइनरी और फ्यूल पंप्स का कारोबार भले ही मुनाफे का सौदा। नवंबर दिसंबर का महीना बहुत अहम रहता है अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि जो फेस्टिव सीजन है इस समय, चाहे दशहरा दीपावली की बात हो या फिर आने वाले क्रिसमस और न्यू ईयर्स की बात हो, इस हिसाब से अर्थव्यवस्था को कैसी उम्मीदें हैं और क्या हो रहा है इकोनॉमी में, देखिए। कोरोना अब देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में फिर से कहर बरपाने लगा है। इससे फेस्टिव सीजन में फिर से अपने पैर पर खड़ा होने का फैसला दिखाने वाली इकोनॉमी को झटका लग सकता है। यही नहीं, जुलाई सितंबर तिमाही में 55% सुधार के बाद अक्टूबर दिसंबर तिमाही में पॉजिटिव जोन में आने के संकेत देने वाली जीडीपी की चाल भी इससे सुस्त हो सकती है। राज्यों का सारा ध्यान एक बार फिर से आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की जगह कोरोना की रोकथाम पर लग गया है। इससे अर्थव्यवस्था के कई सेगमेंट फिर से ठप हो सकते हैं। अगर बात करें अलग अलग राज्यों में उठाए जा रहे कदमों की, तो दिल्ली में अब मास्क न पहनने पर जुर्माना 4 गुना बढ़ा दिया गया है। लोगों को तो पहले 500 देने में दिक्कत होती थी, और जब 2000 कर रहे हैं तो भाई क्या हुआ कि लोग जल्दी उसको खोले करेंगे, डर से मास्क नहीं हटाएंगे। आदमी का कितने दिन घर बैठ सकता है, जरूरतें हैं लोगों की, तो मार्केट तो उनका आना कुछ लोगों की तो मजबूरी भी हो जाती है ना। जब तक हम खुद से जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई चीज किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। नोएडा में दिल्ली से आने वालों का सीमा पर ही रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। इसके नतीजे भी मिलने शुरू हो गए हैं और पहले ही दिन 9 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। ये आज जो है चिल्ला बॉर्डर पे और डीएनडी फ्लाईओवर पे की जाएगी। दिल्ली से आने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी आज। उसके बाद बॉटनिकल गार्डन और अशोक नगर। अगर नोएडा मिलता है तो हम कर देंगे, उसके बाद दिल्ली का होगा तो हम दिल्ली को भेजेंगे। इसी तरह हरियाणा में भी शैक्षणिक संस्थानों में रैंडम सैंपलिंग करके कोरोना के मरीजों का पता लगाया जा रहा है। जितने भी स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उनके जो है बच्चों के, उनके स्टाफ के सभी के सैंपल लिए जाएं। तो उसको देखते हुए हमने सदन एक टीम गठित की, जिसमें डॉक्टर बलविंदर, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुनिधि और डॉक्टर कौशल में। तो उसको लेके हम आज कल्पना चावला, जो हमारा सबसे पहला टास्क था, वो कल्पना चावला गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज था, तो इसमें हम आए हैं और यहाँ पे लगभग हमने स्टाफ की, प्रिंसिपल साहब ने भी ये सैंपलिंग कराई है स्टाफ की, और जितने भी यहाँ पे बच्चे थे उनकी भी सैंपलिंग हुई। इसी तरह मुंबई भी अब कोरोना की अगली लहर से निपटने के लिए जोर शोर से जुट गई है। अहमदाबाद में तो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी अब सारा दारोमदार वैक्सीन पर है। इस पर जानकारों का सुझाव है कि कोरोना वैक्सीन आने से पहले टेस्टिंग के आधुनिक तरीके अपनाने चाहिए। यहाँ पर सरकार अभी टेस्ट, ट्रैक एंड आइसोलेट की पॉलिसी फॉलो कर रही है। कोविड जी नाम की नई रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के जरिए सरकार द्वारा चलाए गए प्लाज्मा बैंक अभियान को तेज करने में मदद मिलेगी। अगर इस कोविड जी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का सही स्तर पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो वैक्सीनेशन आने तक हमारे पास एक डेटा तैयार होगा, जिससे वैक्सीनेशन की प्राथमिकता में मदद मिलेगी। इससे न केवल कोरोना को कंट्रोल में रखा जा सकेगा, बल्कि वैक्सीन आने से पहले डेटा भी तैयार किया जा सकेगा। उम्मीद है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा चुनौतियों से निपटने के साथ ही आगे की रणनीति पर काम करके इसके प्रकोप को कम करने में सफल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।